आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी ऑप्शन में दिया रहेगा। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गुजरात में, असम में, महू मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं तो महू मध्य प्रदेश में आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर किस प्रकार के परिवार से निवास करते थे? अमीर से, गरीब से, मध्यवर्गीय से, दलित परिवार से? तो क्या जगह दलित परिवार से। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। भीमराव अम्बेडकर मानवाधिकार व समानता लाने का अथक प्रयास किया। किसको? मानव को, स्त्री को, अछूतों स्त्रियों मजदूरों को, इनमें से कोई नहीं, अछूतों स्त्रियों मजदूरों को। इसका आंसर हो जाएगा सी। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? भाषण है, कहानी, ललित रचना है, निबंध है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस चीज से संपादित है? एनिलेशन ऑफ कास्ट से। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित पाठ है द कास्ट इन इंडिया, हो जाएगा इसका आंसर। एनिलेशन ऑफ कास्ट की हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव, ये हो जाएगा इसका। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है? आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसकी पोषण की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में विडंबना माना गया। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक हो और जाति प्रथा को इसी का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसा तर्क देकर जातिवादी व्यवस्था कायम रखने का प्रयास सामाजिक उत्थान है तो विडंबना का स्वरूप कहा जा सकता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पक्ष में उसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करते हैं। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है। साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव भी जन्म लेता है, अतएव यह विभाजन सर्वथा अनुचित है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते हैं। चलते 5वां नंबर क्वेश्चन पर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देती है। भले ही पैसा अनुपयुक्त अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में जाति प्रथा की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पैसा हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलते 6वां नंबर क्वेश्चन पर। लेखक आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? जाति प्रथा के श्रम विभाजन मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं रहता। इसके तहत परंपरागत एवं निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध किया जाता है। यह स्थिति आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। चलते 7वां नंबर क्वेश्चन पर। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर कम और
और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। इस प्रथा में मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। इन बातों के माध्यम से लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक सिद्ध किया है। साथ ही इसी प्रथा में समता भातृत्व स्वतंत्रता नहीं होती, जिससे समझा जा सकता है कि जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। सामाजिक जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें अगाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध है। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व है। देखिए पूरा हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।